हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। मानव अपने विकास की धरोहरों को तेजी से खोता जा रहा है और ये धरोहरें वो हैं जिन्होंने उद्विकास के क्रम में हमें उस स्थान तक पहुंचाया जहां आज हम खड़े होकर विकास की चर्चा करते हैं। मैं बात उन ग्रासलैंड्स की या उन घास के मैदानों की कर रहा हूं जो कि आर्कटिक के एरिया से लेकर नीचे रेगिस्तानी प्लेसेस तक, मरुस्थलीय इलाकों तक हमें देखने को मिलते हैं। परंतु अभी UNCCD की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया कि भाई चारागाहों का या ग्रासलैंड्स का तेजी से क्षरण हो रहा है और ये चारागाह वास्तविकता में जो आपको ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप से लेकर रेगिस्तान तक मिलते हैं, ये समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने यह बताया बेसिकली कि एक मूल्यांकन से पता चलता है कि विशाल मैदानी भाग, चाहे वो टुंड्रा हो या सवाना का एरिया हो, से लेकर दुनिया के हर वो स्थान जहां ये पाए जाते हैं, तेजी से समाप्त हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में आई नो एक प्रश्न आ रहा होगा, बार बार आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ऐसा महत्व है इन चारागाहों का कि भाई इनके समाप्त हो जाने से हम जैसे विकसित जीवों पर कोई प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान एक शब्द की ओर इंगित करना चाहता हूं। उस शब्द को कहा जाता है कि भाई ये जो मैदान है ये हमारे विकास की धरोहर है, या आप कह लीजिए मानव के उद्विकास का एक बड़ा चरण है। क्यों इन्हें धरोहर की संज्ञा दी जा रही है? तो याद रखिएगा कि मानव ने जब से जो है वो शिकार छोड़कर बेसिकली पशुपालन स्टार्ट करा, हम ऑप्शनल की क्लासेस में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं कि उद्विकास के क्रम में मानव पहले जंगलों में रहता था, शिकार करता था। शिकार करने के क्रम में हम पशुपालन तक आए, जिसने हमें एक स्थान पर रुकने पर मजबूर करा। हम लंबे ट्रैवल्स को अवॉइड करने लगे। धीरे धीरे करके यही पशुपालन कृषि में बदला। और याद रखिए, फिर यहीं पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारी कृषि है इसका आधुनिकीकरण होना स्टार्ट हुआ, जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हुई, और इसी जनसंख्या बढ़ने के क्रम में आप पाएंगे कि हम उस स्टेज तक पहुंच गए, उस स्थान तक पहुंच गए कि हमने आज नासा जैसी अप्रोचेस को अपना लिया। पर जरा गौर करिए, इस पूरी जर्नी को जरा ध्यान से देखिए, आपको एक विरासत नजर आएगी। वो ये है कि हम उस स्थान पर शिकार करते थे जहां जीव रहा करते थे, और वो जीव अक्सर खाया करते थे भोजन, जो भोजन कुछ और नहीं था, घास थी। हमने जब पशुओं को पालना स्टार्ट करा तो पालने में वास्तविकता में जो भोजन हमारे पालतू जानवर करा करते थे वो भोजन कुछ और नहीं था, वो घास थी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके वो हाथ जो अभी शायद बहुत श्रम नहीं कर पाते हों, क्या इन हाथों से पूरे के पूरे जंगलों को काट पाना संभव था? जब तक ये बड़ी मशीनरी हमने गेन नहीं करी, क्या संभव हो पाता मानव के लिए कि अपने विकास के क्रम में कृषि हेतु भूमि का निर्माण कर सके? आंसर नहीं है। वास्तविकता में आप पाएंगे कि इस कृषि के लिए मानव ने जो जमीन को उपयोग में लाया वो कुछ और नहीं, वो घास का मैदान थी। अब यही घास के मैदान आपको हर एक स्टेज में दिखाई देंगे। यानी कि एक बात तो मेरे डिस्कशन से आपको स्पष्ट है कि मानव के उद्विकास के क्रम में घास के मैदानों का अपूर्ण योगदान था। यह कंट्रीब्यूशन मैच नहीं कर सकता कोई और इकोसिस्टम। अब जरा इस योगदान के पहलू से आगे बढ़ते हुए मैं एक डायमेंशन आपसे शेयर करना चाहता हूं कि किस आधार पर हम ये कहते हैं कि जो घास का मैदान है, घास का मैदान है, आप पाएंगे कि यह मैदान किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दें तो घास के मैदान को अगर मैं दो भाग में विभाजित करूं तो अक्सर आपने सुना होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज, और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं तो दूसरे प्रकार का घास का मैदान होता है जिसे अक्सर हम कहा करते हैं कि यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ध्यान से देखिए,
इन दोनों ही घास के मैदानों का अपना एक अलग योगदान है। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों ही घास के मैदानों में आपको क्या दिखाई देता है, तो जरा फोकस्ड होकर इस बात को सुनिएगा कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अच्छे बागान होते हैं और इन बागानों में वास्तविकता में बहुत अच्छी कृषि होती है। इनका अपना कृषिगत योगदान है। इतना ही नहीं, आप पाएंगे कि इन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का पर्यटन में खासा योगदान है। ये प्रकृति के सबसे सुंदर स्थान होते हैं। कारण बस आप इतना समझ लें कि आपने अक्सर जो है इस लाइन को यूज जरूर करा होगा कि कहीं जो है जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। गिर फिरदौस नूरे जमी अस्ते, हमी अस्ते, हमी अस्ते, हमी अस्ते। कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कुछ इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट हिस्ट्री में कोट करा जाता है, जो कि कश्मीर के घास के मैदानों में एक मुगल बादशाह के द्वारा इस एरिया के लिए कहा गया था। एक्चुअल स्टेटमेंट दिल्ली के लिए कहा गया था, पर मुगल बादशाह के द्वारा इन्हीं घास के मैदानों के लिए इसे कोट करा गया था। ये दुनिया के सबसे सुंदर स्थान होते हैं। समस्या यह है डियर कि ये समाप्त हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि चलिए पर्यटन का स्थान खत्म हो गया, इससे बड़ा क्या प्रॉब्लम है? यहां ध्यान से देखिए, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। आप पाएंगे कि यूरोप में एक बड़ा जो है वो इंडस्ट्री है जिसे कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर का अर्थ ही है भाई जो बागवानी से निकलने वाले उत्पादों पर निर्भर करते हैं, समाप्ति की ओर। इसी तरीके से जरा ध्यान दें, आपको दिखाई देगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। याद रखिएगा कि ये घास के मैदान वास्तविकता में कृषिगत उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खासकर उन देशों के लिए, डियर जिन देशों में आप पाएंगे कि संभवतः उपजाऊ भूमि की कमी है। यानी कि वो देश जिनकी उपजाऊ या उर्वरक क्षमता कम है, उनके लिए ये घास के मैदान खासा महत्वपूर्ण है। अब जरा यहां ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई ये घास के मैदानों का मानव के लिए तो उपयोग अधिक है ही, परंतु ये एक प्राकृतिक, ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्राकृतिक कार्बन सिंक भी हैं। ये कार्बन को अवशोषित करते हैं और ये वास्तविकता में जो मृदा है, मृदा के अपरदन को भी कम करते हैं। और अगर मैं मृदा अपरदन की बात करूं, अगर मैं सॉइल इरोजन की बात करूं, तो याद रखिए कि ये जो मृदा का अपरदन है, ये अपरदन वास्तविकता में अंततः हमारे लिए अत्यधिक विनाशकारी इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अंततः अगर मृदा अनुपजाऊ होगी तो हमारी कृषि अप्रभावित नहीं रह जाएगी। तो एक बात क्लियर है हमें कि यह कंडीशन हमारे लिए विनाशकारी है। पर यह कंडीशन आखिर है क्यों? तो इसका एक लाइन का उत्तर है कि हम तेजी से कर रहे हैं विकास और इसके लिए हम भूमि का लगातार कर रहे हैं उपयोग। अब जब भूमि का लगातार उपयोग होगा तो इस उपयोग के लिए हम सबसे आसान स्थान ढूंढा करेंगे। यूरोप में आज के समय ये ग्रीन कलर का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये शेष नहीं बचा है। ये केवल और केवल नक्शे पर दिखाई देता है, वास्तविकता में उन स्थानों पर ही शेष है जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। इनका महत्व मानव के लिए बहुत अधिक है, परंतु हम विकास की होड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं इन मैदानों से। समस्या अंततः मानव तक जरूर पहुंचेगी और इस समस्या का समाधान सिर्फ एक है, दैट हम करें विकास, लेकिन वो विकास होना चाहिए। एक शब्द कहा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा, इस वर्ड को कहा जाता है धारणीय व सतत विकास। अर्थात ऐसा विकास हो जिस विकास का परिणाम अंततः प्रकृति का विनाश ना हो। यानी कि हम तो प्रकृति को कम से कम क्षति हो। अब ये कम से कम क्षति कैसे होगी? तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि जो विकास कार्य आप कर रहे हैं उसके बदले हमें प्रकृति में संसाधनों को उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है।
अगर हमें आवश्यकता नहीं है कि हम और अधिक प्रॉस्पेरस इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए हम ज्यादा जमीन प्रोक्लेम ना करें। भूमि की जो आवश्यकताएं हैं मानव के लिए वो लगातार बढ़ भी रही हैं, लेकिन इस बढ़ती हुई डिमांड को कहीं ना कहीं आधुनिक मैनर में कंट्रोल करा जा सकता है। अगर ये घास के मैदान खत्म हुए तो एक शब्द कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि घास के मैदान या कोई भी प्राकृतिक संसाधन समाप्त मानव करेगा, समाप्त मानव करता है, परंतु जब प्रकृति में उन संसाधनों की कमी होती है तो सीमांत मानव उसकी कमी से मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी कि मानवों में वो मानव जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा है वो उसका अति दोहन करते हैं, और जब वो खत्म होने लगते हैं तो सबसे गरीब मानव उसकी आपूर्ति करता है, उसकी सजा भुगतता है। यानी कि वो व्यक्ति जिसने अति संसाधन का दोहन करा, अंततः जब कमी होगी तो सबसे नीचे खड़े हुए व्यक्ति के पास कमी होगी। बैलेंस बनाना हमारा कार्य है। याद रखिए कि इस प्रकार के वीडियो से आप में जब अवेयरनेस आएगी तब ये नेशनल लेवल पर डिस्कशन का टॉपिक बनेगा कि हमें अपने संसाधनों का उचित दोहन करना चाहिए। इस पर चर्चा करें, इस पर विचार करें। अगर आपको अपने जर्नी को और भी ज़्यादा एडवांस बनाना है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट में जुड़ सकते हैं। मैंने YouTube पर खासी क्लासेस ले रखी हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंगली, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में अर्थात भूगोल वैकल्पिक में 300 से अधिक अंक प्राप्त करें, पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अर्थात अपने प्री के एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि 35 के आसपास प्रश्न जो भूगोल और पर्यावरण से बिलोंग करते हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर शानदार तरीके से दे पाएं, वो प्रश्न आपको बहुत आसान लगे और आपका प्री बुलेट प्रूफ हो जाए, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं, भूगोल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट देता है। मेरे साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए याद रखिएगा 31 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 15,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इनसे जुड़ सकते हैं और आप AK लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।